एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग साइंस की कक्षा शुरू कर रहे हैं। साइंस की क्लास भी हमारी शुरू हो रही है और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा छठी के विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो भोजन यह कहाँ से आता है, ज़रा टॉपिक पे ध्यान दीजिए। तो भोजन की जब बात करते हैं तो भोजन मुख्य रूप से कहाँ से आता है, इसका उत्तर हम सभी लोग अगर थोड़ा सा इस पर थिंक करें तो भोजन या तो हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं या फिर जानवरों से मिलता है, और तो कोई हमारे पास सोर्स है ही नहीं। अब इसी को हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, तो इसको ज़रा हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि आज हो सकता है कि आपने रोटी दाल खाई हो या चावल सब्जी खाए होगे, चावल दाल सब्जी खाए होगे, या फिर कोई हो सकता है कि कल रात में मछली चावल खाया हो, या कोई दक्षिणी भारत का अगर है तो वो अप्पम इत्यादि खा सकते हैं, दक्षिण भारतीय व्यंजन। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग हम खा सकते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए जब चावल बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। कच्चा चावल चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है उबालने के लिए। तो कच्चा चावल और पानी जो होता है, यानी कि वह पदार्थ जो किसी जाना खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे संघटक कहा जाता है। यानी कि उसे संघटक कहा जाता है। जैसे कि चावल बनाने के लिए आप कच्चा चावल और पानी का प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों क्या है, संघटक है। ठीक है, उसके बाद जरा यहाँ पे देखिए कुछ और की बात की गई है। जैसे रोटी या चपाती है तो इसमें क्या है, इसका संघटक आटा और जल। दाल की अगर बात करें तो इसके संघटक, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें उपयोग की जाती है, तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी छौंका लगाने के लिए, और मसाले जैसे हल्दी इत्यादि। ठीक है, तो ये हल्दी जीरा ये सब जो है ना दाल में प्रयोग किया जाता है, तो वो उसके क्या कहलाए, संघटक कहलाए। अब अगर हम बात करें तो इसके संघटक आखिर कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे सारणी 1.2 में यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये फल है सेब, आम और केला, अनानास, ये कहाँ से आए हैं, पेड़ पौधे से। और उसी तरह से ये अनाज है, यानी कि दाल है, तो ये कहाँ से आया है, पेड़ पौधे से है। और इसी तरीके से गेहूँ चावल का स्रोत क्या है, पेड़ पौधा है। धान और गेहूँ इसके का स्रोत है, पेड़ पौधा। लेकिन कुछ जैसे कि अंडा, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब जो है ना कहाँ से प्राप्त होता है, हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। इस तरीके से आप ये कह सकते हो जो पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला पदार्थ है वो जो है ना कह सकते हो कि पादप पदार्थ हो गया। और जो जंतुओं से हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे जांतव उत्पाद कहते हैं। जैसे कि गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं, तो इनसे हमें दूध मिलता है, तो ये जांतव उत्पाद है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए अब यहाँ पे ये देखिए, इडली है। इडली में क्या क्या प्रयोग होता है, चावल प्रयोग होता है, उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है, जल का प्रयोग किया जाता है। जिसमें चावल और उड़द की दाल का स्रोत क्या है, पौधा है, जबकि नमक और जल का स्रोत क्या है, पृथ्वी है। उसी तरीके से चिकन करी की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या चाहिए, चिकन चाहिए, करी मसाला चाहिए, तेल या घी चाहिए और जल चाहिए। तो जिसमें चिकन कहाँ से मिलता है, चिकन यानी कि मुर्गा तो जंतु है, मसाला पेड़ पौधे से, तेल और घी, तेल जो है ना आपका पेड़ पौधे, अगर तेल का प्रयोग करते हैं तो ये पेड़ पौधे से, और घी का प्रयोग करते हैं तो ये जंतु से। जल तो आप जानते हैं नेचुरल है। खीर अगर आपको बनानी है तो खीर में आप दूध, चावल और चीनी का प्रयोग करते हो सामान्यतः, और ड्राई फ्रूट्स भी आप प्रयोग करते हो, यानी कि मेवे जैसे कि बादाम, किशमिश, इस तरीके से ये सब प्रयोग करते हो। तो ये सब जो बादाम, किशमिश इत्यादि ये सब कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधे से। दूध आपको किसी जंतु से मिलेगा, चावल जो है ना पौधे से मिला, और चीनी भी पौधे से हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा।
अब आगे की अगर बात करें तो भोजन के रूप में आप जैसे कि अब यहाँ पे ये देखिए, ये पादप के कुछ भाग हैं। पादप के मुख्य रूप से जनक कितने भाग होते हैं? तो एक हो गया आपका जड़। तो जड़ के भी दो भाग हैं, जिसको एक को कहा जाता है प्राथमिक मूल, जैसे कि ये ऊपर की तरफ ये देख रहे होगे, ये देखिए जरा, ये जो है ना, ये वाला भाग जो है ये है प्राथमिक मूल। ये जो मोटा वाला भाग है ये मोटा वाला, इसको प्राथमिक मूल कहते हैं। और जबकि जो नीचे उससे निकली हुई ये जो छोटी छोटी जड़ें हैं, इसको हम कहते हैं द्वितीयक मूल। और इसके बाद की अगर बात करें तो ये जो है ना, इसका तना है ये वाला तना है। और जहाँ पे ये एक दूसरे शाखा से के पास ये जो कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं इंटरनोड। और यहाँ जहाँ से ये जो छोटी छोटी सी एक देख रहे होंगे, देखिए ज़रा, ये छोटा सा आप देख रहे होंगे, इसको कलिका कहा जाता है। और ये तो पत्तियाँ हैं ये ग्रीन कलर की, फिर उसके बाद ये फल है और यहाँ पे ये फूल है। तो इस तरीके से ये पौधे के विभिन्न भाग हैं। और इसमें जो है ना, इसके मुख्य रूप से दो अंग हैं, जिस एक को कहा जाता है प्ररोह तंत्र, ये वाला है, और सॉरी मूल तंत्र है। और ये ऊपर वाले भाग को, पूरा भाग जो है, इसको कहते हैं प्ररोह तंत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं रूट एंड सूट। तो रूट नीचे वाला और सूट ऊपर वाला। अब देखिए, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और उनकी पत्तियों का उपयोग हम लोग साग बनाने के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से केले के भी अलग अलग अंगों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे फल सब्जी के रूप में भी इसका हम प्रयोग लाते हैं। केले के जड़ से भी कई कुछ दवाइयाँ भी बनाई जाती है। अब जैसे देखिए, अब इसके कौन से अंग से क्या बनाया जाता है, अब ज़रा इसको यहाँ पे देखते हैं कि बैगन का भरता अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? बैगन चाहिए, अब मिर्च चाहिए मसाले के रूप में, या कोई और जो है ना मसाला चाहिए। तो बैगन क्या है, पौधे का कौन सा भाग है? तो फल है। और मिर्च जो है ना, वो कौन सा भाग है? तो फल है। उसके बाद तेल मूंगफली सरसों सोयाबीन में से किसी का भी हो सकता है। तो ये जो है ना क्या है, ये मूंगफली सरसों सोयाबीन ये सब क्या है, किसी पौधे का बीज होता है। तो इस तरीके से हमने ये जाना। और उसके बाद देखिए यहाँ कि अगर आपको ये पता हो चले कि जो बीज होता है वो अलग अलग क्वालिटी का होता है, और बीज भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसका प्रयोग करना अगर शुरू करें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब कैसी ये होता है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे हुए बीज लीजिए और इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे हुए एक पात्र में डाल दें और एक दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरीके से निकाल लें। ये सब विधि हम लोग सब जानते हैं। तो इससे जो ये सफ़ेद कलर के जो ये निकल जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अंकुरन इसका कहते हैं, यानी कि अंकुरित हो जाता है। पहले ये ऐसा था और फिर उसके बाद में कैसा हो गया, इस तरीके से हुआ। यदि ऐसा नहीं होता है एक दो दिन में, तो आप उसको जो है ना क्या कर सकते हो, फिर से धो के फिर से उसको गीले कपड़े में लपेटो, तो उससे अंकुरन उस पर आ जाता है। और फिर उसके बाद उसे स्वादिष्ट अल्पाहार यानी कि नाश्ते के रूप में प्रयोग आप कर सकते हो। अब देखिए, शहद का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो शहद क्या होता है, फूलों से के मकरंद से मधुमक्खियाँ जो है ना मीठे रस एकत्रित करती है और उसी से शहद का उत्पादन होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सके। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे इस चित्र में। इस तरीके से भंडारण इसका करती है। क्यों भंडारण करती है? ताकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही भागों में उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इसलिए इकट्ठी कर लेती है कि वो जो है ना उसका उपयोग पूरे साल भर कर सके, यानी कि अपने खाने के लिए ये रखती है। तो भंडारित भोजन शहद का के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जंतु की जब बात कर रहे हैं कि जंतु क्या खाते हैं, तो
तो जंतु क्या खाते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? या ये फिर आपको उनकी जानकारी अवश्य होगी, पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को का खाना जानते हैं? जैसे कि आप ये देखिए, गिलहरी अखरोट खाता है, यानी कि फल इत्यादि खाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए आप यहाँ पे ये देखिए, सारणी की बात करते हैं तो भैंस है। तो भैंस क्या क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? तो छोटे जंतु, पक्षी और दूध। चूहा क्या खाता है? तो घास और छोटे अनाज इत्यादि। शेर क्या खाता है? दूसरे जानवर को खाता है। बाघ भी ऐसे ही दूसरे जानवर का मीट खाता है। मकड़ी ये भी जो है ना, छोटे छोटे कीट पतंग को खाती है। छिपकली ये भी कीट पतंग को ही खाते हैं। गाय घास खाती है, यानी कि पेड़ पौधा। मनुष्य जैन पौधे का भी उत्पाद और क्या कहते हैं उसका भी क्या जंतु उत्पाद भी प्रयोग करते हैं। तितली पौधे से अपना भरण पोषण करता है। कौवा भी सभी कुछ खाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो जंतु होता है खाने के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले वर्ग में हम उन जंतुओं का नाम लिखेंगे जो कि पौधे का पादप उत्पाद खाते हैं, यानी कि वे सभी जंतु जो पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। लेकिन कुछ जैन ऐसे भी प्राणी होते हैं जो दूसरे वर्ग में रखे जाएंगे, और वो दूसरे प्राणियों को ही खाते हैं, यानी दूसरे जानवर को ही खाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि दूसरे जानवर को भी खाते हैं और जैन पेड़ पौधे का उत्पाद भी खाते हैं। तो ऐसे को हम कहेंगे सर्वाहारी, यानी कि ऐसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि शाकाहारी की अगर बात करें तो गाय, भैंस, बकरी ये सब शाकाहारी में आ गया। शेर, बाघ और तेंदुआ ये सब क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। और सर्वाहारी की बात करें तो कौवा, मनुष्य, और यहाँ तक कि और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो कि सर्वाहारी में आ जाते हैं। उसके बाद की अगर बात करें हम आगे, तो आगे जो है ना, अब हमारा हो जाता है यहाँ पे अध्याय ख़त्म। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना होने पाए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।